वो मैं सुना करता हूँ ये। हेलो। हाँ तो बच्चा लोग सुनाई दे रहा है आप सभी को? हेलो। हाँ तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग कक्षा 12 का मैथ्स पढ़ रहे थे ना। तो पहले हम कहे थे कि आपको कुछ बेसिक्स का कंसेप्ट जो है वो करवाएंगे कि आपको जो मैथ्स में हर जगह देखने को मिलेगा ना। तो हमने वो सारा इससे पहले वाली वीडियो में आपको सिखा दिया। ठीक, अब हम लोग सीधा अपने चैप्टर पर अटैक करते हैं। ठीक है, हम लोग का पहला चैप्टर क्या है? संबंध और फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इससे पहले वाली वीडियो को नहीं देखें तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि आपको हर चैप्टर में अगर आपको इनइक्वालिटी दिख जाएगा तो आपको लगेगा कि जैसे कुछ बहुत सारा भारी भरकम देखने को मिल गया ना। तो आप उससे भारी भरकम से बचना चाहते हैं या फिर अपने माइंड को ख़राब होने से बचाना चाहते हैं। ख़राब होने का मतलब यह है कि जैसे लड़के सोचने लगते हैं कि हमको आएगा नहीं, तो उसी को दूर करने के लिए हम इससे पहले वाली वीडियो में बेसिक्स का कंसेप्ट बताए हैं, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद ही इस वीडियो को आप देखिएगा। अगर नहीं देखिए तो जाइए, सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट बना रखे हैं, वहाँ से जाइए, पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को आप देखिएगा। ठीक है, चलिए तो हमने उस वीडियो में आपको इनइक्वालिटी सिखा दिया है, इनइक्वालिटी से x का मान कैसे ज्ञात करते हैं ये सब बता दिया है। अब हम सीधा अपने चैप्टर पर चलेंगे और आज ही और इसी वीडियो में आपको संबंध और फलन पूरा सिखा कर जाएंगे। क्या सिखा कर जाएंगे? सही सुना आपने ना? चलिए तो लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। आपको मैथ एकदम नहीं आती, एकदम जीरो लेवल है आपका, तो हम जीरो लेवल से आपको हीरो लेवल तक बना दूंगा, ये पूरे गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ और बोलता हूँ और बोलता रहूँगा। ठीक है, अगर विश्वास नहीं होता तो पूरी वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, चलिए तो संबंध और फलन, इस सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? संबंध। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संबंध, फिर उसके बाद पढ़ेंगे फलन। तो संबंध को पढ़ने से पहले क्या, संबंध को पढ़ने से पहले हम कुछ इससे रिलेटेड बेसिक जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, चलिए। ठीक है, अच्छा तो चलिए हम सीधा सीधा अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ तो पहले आप तो देखिए, आप क्या कीजिए कि हमारे जब भी वीडियो को देखा कीजिए। आपको अगर मैथ सीखना है तो सीधा और सीधा कॉपी और पेन उठाकर अपने पास रख लीजिए और मोबाइल को अपने पास रखिए कुछ दूरी पर। ठीक है, अगर हो सके तो हेडफोन कान में लगा लीजिए, और नहीं तो अगर नहीं है आपके पास अवेलेबल तो वैसे ही विदाउट हेडफोन के आप सीधा कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा। सीधा ऑफलाइन कोचिंग बना लीजिए। क्या, सीधा एक टाइम बना लीजिए कि इस टाइम पर हम वीडियो देखेंगे तो देखेंगे। ठीक है, तब मैथ सीख पाएंगे, अगर सीखना वास्तव में सीखना चाहते हैं तो। ठीक है, चलिए, और मैं आपको पूरा गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपको एकदम जीरो लेवल है ना, तो आपका जो एग्ज़ाम है ना, एग्ज़ाम आते आते आपको पूरा 90%, आप जीरो लेवल है तो 90%, अगर कुछ पहले जानते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग जैसे कहते हैं ना, कुछ थोड़ी थोड़ी बात अगर आप जानते हैं, कक्षा 11 में पढ़े हैं, तो आपको पूरा बता रहे 99.99% आपको तैयार करके यहाँ से भेजेंगे। ठीक है, मैं पूरा दावे के साथ कह रहा हूँ, बस आप लगातार लगे रहिएगा। बस हमको टाइम चाहिए भैया। क्या चाहिए? टाइम। जितना वीडियो आपको देंगे सब देखना पड़ेगा आपको और पूरा बढ़िया से नोट्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। चलिए देर ना करते हम आप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए तो पहला हेडिंग है आपका, देखिए संबंध में पढ़ने से पहले पहला हेडिंग आप पढ़ लीजिएगा, कार्तीय गुणन। कक्षा 11 में कुछ लोग पढ़े होंगे, जो नहीं पढ़े हैं यहाँ पढ़ लीजिए। देखिए कक्षा 11 का पोर्शन है, क्या है ना, पूरा जीरो लेवल से उठाकर आपको हीरो लेवल लेके जाएंगे। ठीक है, जरूर ले जाएंगे। तो पहला हेडिंग है आपका कार्तीय गुणन। ये कार्तीय गुणन क्या है इसको पहले समझ लेते हैं। ठीक है, कार्तीय गुणन। ठीक, तो देखिए कार्तीय गुणन क्या है? दो समुच्चयों का गुणा। क्या? दो समुच्चयों का गुणा कार्तीय गुणन कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई समुच्चय
ए है और दूसरा समुच्चय बी है। ठीक, कोई सेट ए है यानी कि समुच्चय ए है और दूसरा बी है। तो कार्तीय गुणन हमको कह दिया कि इसका कार्तीय गुणन ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, कार्तीय गुणन को ए क्रॉस बी से पहले तो प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और उसके बाद गुणा करते हैं, दो समुच्चयों का गुणा करते हैं और जो वैल्यू आता है उसे कार्तीय गुणन करते हैं। अच्छा, कैसे वैल्यू आता है, सपोज मान लीजिए कि ये दोनों का गुणा किए तो हमको आएगा ए कॉमा बी, ऐसे कॉमा करके लिखते हैं। ठीक है, ए कॉमा बी, और ए कॉमा बी, ए जो हमारा अवयव होगा ए से बिलोंग करेगा और बी जो अवयव होगा बी से बिलोंग करेगा। बिलोंग करने का मतलब कि ए है जो समुच्चय ए से लिया गया होगा और बी है स्मॉल बी जो समुच्चय बी से लिया गया होगा। अच्छा, ये बात आपको समझ में नहीं आई ना, क्या कर दिया, अगर आई होगी थोड़ा बहुत तो अगर 11 बजे पढ़े होंगे उसको तो आई होगी, अगर नहीं भी आई है ना तो देखिए हम क्या कर दिए। अगर मान लीजिए कि समुच्चय हम ए ले लिए, ये तो आपको थोड़ा सा यूटिलाइज करवाए हैं कि ए कॉमा बी के रूप में लिखते हैं, अभी समझ में आ जाएगा कि कैसे होता है। ठीक है, देखिए अगर हम मान लें कि ए बराबर 1 2 3 ये है। ठीक है, समुच्चय ए में 1 2 3 अवयव है। ठीक, दूसरा नंबर समुच्चय बी में मान लीजिए कि 8 मान लीजिए कि इसमें 12 है और ये मान लीजिए कि 20 है। ये हमने अपने से मान लिया, इसमें 1 2 3, इसमें 8 12 20। समझ में आई। अब हमसे कहा कि कार्तीय गुणन ज्ञात कीजिए। क्या कहा, कार्तीय गुणन ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी, इसमें दो तरह से कार्तीय गुणन पूछ सकता है, ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए। अगर ए क्रॉस बी कहेगा तो पहले ए का लिखेंगे फिर बी का, अगर बी क्रॉस ए कहेगा तो पहले बी का लिखेंगे फिर ए का। ठीक है, देखिए आई होप आपको हमारी बातें समझ में आ रही होगी। अब धीरे धीरे सारी बातें आपको क्लियर होती जाएगी। ठीक है, तो देखिए हम पहले ज्ञात करते हैं ए क्रॉस बी। ठीक है, ए क्रॉस बी ज्ञात किया तो पहले ए का समुच्चय लिखेंगे। ए का समुच्चय हमारा क्या है, 1 2 3 और क्रॉस। ठीक है, बी का समुच्चय क्या है, 8 12 20। क्या यहाँ तक आपको बात समझ में, कुछ नहीं किया भैया। ए क्रॉस है, ए का समुच्चय लिखे, बीच में क्रॉस है, क्रॉस लगाए और उसके बाद बी है तो बी का समुच्चय लिख दिए। अब हमको देखिए गुणा करते हैं हम लोग, वैसे ही गुणा करेंगे जैसे बीजगणित में हम लोग ऐसे x प्लस वाई और a प्लस बी ऐसे हो गया, ऐसे हमको दे दिया और 2 का गुणा करना होगा हमको इन दोनों का। तो कैसे गुणा करते हैं, इसका इसके साथ पुनः इसका इसके साथ ना, मतलब कि x को उठाएंगे इन दोनों में गुणा करेंगे बारी बारी से ना, वैसे फिर से b को y को उठाएंगे और इन दोनों में बारी बारी गुणा करेंगे। ये काम करते हैं ना, इसमें भी सेम प्रक्रिया करेंगे, इसको उठाएंगे इसके साथ, इसको उठाएंगे इसके साथ, फिर से एक को उठाएंगे फिर इसके साथ, ऐसे करते जाएंगे। बट क्या करते हैं, कॉमा लगाकर छोटा कोष्टक में लिखते जाते हैं। कैसे करते हैं, एक को उठाइए 8 के साथ लिखिए, एक को उठाइए छोटा कोष्टक बनाते हैं, एक के साथ किसका है 8 का, ऐसे करते हैं। फिर इसको उठाएंगे 12 के साथ, फिर उठाएंगे 20 के साथ, वैसे ही 2 को उठाएंगे 8 के साथ, 12 के साथ, 20 के साथ, वैसे ही 3 को उठाएंगे 8 के साथ, 12 के साथ और 20 के साथ, कॉमा लगाकर लिखते जाएंगे। क्या ये बात समझ में आया कि ये क्या किए थे, देखिए देखिए फिर कॉमा लगाएंगे। अब देखिए एक को 8 के साथ कर दिए, एक को अब 12 के साथ, एक को 12 के साथ, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर एक को किसके साथ 20 के साथ। क्या बात समझ में आ रही ना, हाँ आ रही। अगर आ रही तो पूरा लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक कर दीजिए। ये देखिए 2 को 8 के साथ ना, अब 2 को 12 के साथ ना, 2 को 12 के साथ, अब फिर 2 को किसके साथ 20 के साथ। अच्छा फिर अब बचा कौन 3, फिर 3 का इन तीनों के साथ ना, आइए करते हैं। 3 का किसके साथ 8 के साथ, फिर 3 का किसके साथ कौन है 12, फिर 3 का किसके साथ 20 के साथ, 3 का
20 के साथ और उसके बाद लास्ट में अपना समुच्चय वाला कोष्ठक लगा देंगे। क्या बात तो समझ में आई आपको? अब देखिए कहे हैं कि A बिलोंग्स टू, ये A मतलब बिलोंग का चिन्ह का मतलब क्या है, समुच्चय में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो जान लीजिए। बिलोंग का मतलब इसमें है, समुच्चय A में है। B बिलोंग्स टू सेट B ना, ये समुच्चय B, यानी कि ये B बिलोंग कर रहा है समुच्चय B में। यहाँ पर देखिए ये आगे वाला जो भी अवयव होगा किस सेट का होगा, छोटे कोष्ठक में कामा के साथ जो है आगे वाला किस समुच्चय का होगा, समुच्चय A का होगा, और पीछे वाला किसका होगा, समुच्चय B का होगा। ये कैसे हम डिसाइड करते हैं, यहाँ से ये अगर आगे है तो आगे, ये अगर आगे है यहाँ पर A क्रॉस B नहीं कहती हैं, अगर यहाँ पर आगे जो है आगे वाला जो भी एलिमेंट होगा वो समुच्चय A का होगा, और ये जो पीछे है पीछे वाला जो भी अवयव होगा समुच्चय B का होगा। क्या बात समझ में आई ना? अच्छा अब ये देखिए ये कॉमा में लिखते हैं ना, इसको 1,8 लिखे, यहाँ पर 1,B लिखे, ये तो फॉर्मेट है। बाकी हम लोग करते हैं ऐसे, आपको आई होप समझ में आ गया होगा। हम आपको देते हैं यहाँ पर, आप कार्तीय गुणन हमको करके कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा क्या आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर दे दिए हम 8 मान लीजिए कि 8 7 6, यहाँ पर दे दिए 5 3 2, ये दे दिए 2 समुच्चय। इसका कार्तीय गुणन A क्रॉस B और B क्रॉस C ज्ञात करके दिखाइए। देखिए इसका B क्रॉस C करेंगे तो ये B क्रॉस C हो जाएगा, B क्रॉस C, सॉरी B क्रॉस A ना, A क्रॉस B तो कर दिए, अब B क्रॉस A करेंगे, क्या B क्रॉस A ये करेंगे ना, B क्रॉस A करेंगे तो क्या होगा, पहले B का लिखेंगे फिर A का लिखेंगे, वैसे ही जैसे एक यहाँ पर B का लिखेंगे तो ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ, ठीक है। और उसके बाद गुणा करते जाइएगा। अब बाकी ये मत कह दीजिएगा कि A क्रॉस B बराबर हो जाएगा B क्रॉस C के, ये संभव नहीं है। ये कब संभव है, जब समुच्चय A और समुच्चय B आपस में बराबर होंगे, यानी कि अगर सेट A बराबर हम कह दें 1 2 3 और सेट B बराबर कर दें, समुच्चय B बराबर भी कर दें 1 2 3, तब जाकर A क्रॉस B बराबर होगा B क्रॉस A के। अगर दोनों अलग अलग हैं तो बराबर नहीं होंगे, बात ध्यान रखिएगा। अगर आपको ये चेक करना है तो यही एग्जाम्पल लेकर आपको चेक कर सकते हैं, ठीक है। आपको चेक कराने लग जाएं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आपको सारी बातें बता दे रहे हैं, आप खुद से चेक कीजिए। आपको मैथ सीखना है ना, सीखना है तो सीखना है तो थोड़ा थोड़ा आपको भी कुछ करना होगा। क्या करना होगा, बात समझ में आई ना? चलिए, तो आई होप आपको कार्तीय गुणन समझ में आया। अब देखिए आपको बात बता दें कि कार्तीय गुणन जब भी दो समुच्चयों का करते हैं तो उसी कार्तीय गुणन को हम लोग बोलते हैं एक दूसरे के साथ क्या है, संबंधित है। तो इसको बोलते हैं ए बी से संबंधित है, यानी कि ए बी से कैसे संबंधित है आगे चलकर देखेंगे, ठीक है। संबंध किसे कहते हैं जस्ट इसके बाद ही आपको बताएंगे। उससे पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। 1,8 ये सब कॉमा के रूप में जो लिखते हैं छोटे कोष्ठक में, इन सब छोटे कोष्ठक को हम लोग बोलते हैं क्रमित युग्म। क्या, क्रमित युग्म। ये क्रमित युग्म, देखिए जो भी बात बता रहे हैं ना आप नोट्स में नोट कीजिएगा, ठीक है, अपने लैंग्वेज में नोट कीजिएगा। जैसे हमने कह दिया कार्तीय गुणन कैसे करते हैं बताए ना, वैसे वैसे आप अपनी भाषा में लिख लीजिएगा। अब क्रमित युग्म बता रहे हैं, क्रमित युग्म को भी लिख लीजिएगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। क्रमित युग्म, ये क्रमित युग्म क्या होते हैं? क्रमित युग्म एक ऐसा समुच्चय होता है जिसके क्रम को हम नहीं बदल सकते। क्या, जिसके क्रम को हम नहीं बदल सकते। जैसे यहाँ पर देखिए 1,8 है ना, 1,8, ठीक। तो इसको हम 8,1 नहीं कर सकते, ठीक है। अगर यहीं पर महिला कोष्ठक में कोई समुच्चय रहता है 1,8, ऐसे महिला छोटा कोष्ठक है,
तो हम नहीं बदल सकते। अगर मझिला कोष्टक है तो इसको हम 8,1 कर सकते हैं, यानी कि मझिला कोष्टक में अगर कोई समुच्चय होगा तो उसके क्रम को हम परिवर्तित कर सकते हैं। बट अगर छोटा कोष्टक में कोई समुच्चय होगा तो उसके क्रम को हम परिवर्तित नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि यह निर्देशांक को दर्शाता है, क्योंकि यह निर्देशांक को दर्शाता है। अब निर्देशांक को दर्शाता है कैसे? आइए जरा बैक एक थोड़ा सा छोटा सा बैक में चलते हैं ना, कक्षा 9 में। देखिए कक्षा 9 में हम लोग पढ़े होंगे ये चतुर्थांश ना। ये क्या होता है? एक्स अक्ष, ये क्या होता है? वाई अक्ष, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। ये देखिए हम क्या लिखते हैं इस पर? एक्स पर क्या लिखते हैं? भुज, इस इधर भुज, ऊपर वाई पर क्या लिखते हैं? कोटि ना। यानी कि हम लोग निर्देशांक भुज कमा कोटि के रूप में लिखते हैं। तो इसका मतलब कि ये एक भुज का कार्य करेगा और 8 कोटि का। आइए एक मान लीजिए यहाँ पर कहीं होगा, 8 मान लीजिए यहाँ पर होगा, यानी कि ये आपका बिंदु कहाँ होगा? 1,8 मान लीजिए यहाँ पर, 1,8 यहाँ पर होगा ना। मान लिए कि 1 यहाँ पर है और 8 यहाँ पर, मान लिए ऐसे 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 कर लेते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, अच्छा समझा? अच्छा अब जरा 8,1 कीजिए तो 8 इस पर जाएगा, 8,1 करना है तो 8 यहाँ और 1 कहाँ है? यहाँ, यहाँ बिंदु आ गई 8,1। देखिए तो इन दोनों में कितना फर्क है? ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर। क्या इसके क्रम को बदले तो गड़बड़ हुआ कि नहीं हुआ ना? हाँ, इसी कारण हम नहीं बदल सकते क्रम को। ठीक है, क्योंकि यह किसको दर्शाता है? निर्देशांक को। ठीक है, किसको दर्शाता है? निर्देशांक को। किसके निर्देशांक को? तो 2D के निर्देशांक को, 2D, ये 2 डायमेंशनल। ठीक है, द्विविमीय। अगर 3 को होगा यानी कि 1,8, ऐसे 7 लिख दिए, यानी कि एक्स वाई जेड, तो ये 3D को दर्शाएगा। किसको? 3D को। सीधा आपके ये एग्जाम में, एयरफोर्स के एग्जाम में आया था कि यह कोऑर्डिनेट किसको दर्शाता है? एक्स वाई जेड किसको दर्शाता है? तो 3D यानी कि त्रिविमीय निर्देशांक को दर्शाता है। और ये किसको दर्शाता है? 2D, यानी 2 को होगा तो 2D यानी कि द्विविमीय निर्देशांक को दर्शाता है। देखिए भैया, हम आपको केवल इंटर लेवल नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको क्या पढ़ा रहे हैं? एयरफोर्स, एनडीए, नेवी, ठीक है, इन सब के लेवल तक लेकर जाकर आपको पढ़ाएंगे और जो टिप्स एंड ट्रिक्स होगा उसको भी बताते चलेंगे। ठीक है, लॉन्ग तो बताएंगे, उसके साथ साथ शॉर्ट भी बताएंगे अगर पॉसिबल क्वेश्चन का होगा तो। ठीक है, देखिए सारे क्वेश्चन का ट्रिक पॉसिबल नहीं है, वो अपना माइंड लगा जाता है, बट जिसका पॉसिबल होगा जरूर बताएंगे। आपको संबंध और फलन में ना सारा पहले तो लॉन्ग बताएंगे और सारा ग्राफ से आपको यूं देखते ही देखते आप उड़ा देंगे, ऐसे यूं यूं यूं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देखे उड़ा देंगे। क्या बात समझ में आया ना? चलिए वैसे ही हम लोग पढ़ाई करेंगे, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी। ठीक है, सबकी साथ तैयारी करते हुए, कि जैसे ही आप इंटर में पढ़ते मतलब कि पढ़ाई करेंगे तो आपका मन करेगा कि भैया एनडीए का थोड़ा पेपर दे दें ना, और इंटर जैसे पास करेंगे तो एयरफोर्स का देने का मन करेगा ना, सभी लोग करते हैं। ठीक है, तो बस आपको इंग्लिश तैयार करनी पड़ेगी, बस मैथ की नो टेंशन। यहाँ से बस पढ़ते रहिए और उसके बाद पेपर एक बार उठाकर देख लीजिए, देखिए कितना मज़ा आ रहा है, कितना तगड़ा लगाएंगे, आपको ये समझ में आएगा। तो बस लगातार साथ में बने रहिए। ठीक है, आपको हम तैयार करेंगे एनडीए लेवल। ठीक है, चलिए अब देखिए ये कार्तीय गुणन समझ में आ गया ना? कार्तीय गुणन कैसे करते हैं? ठीक है, अब देखिए कार्तीय गुणन तो कर दिए ना, कार्तीय गुणन कर दिए तो कितने क्रमित युग्म होंगे? एक क्रॉस बी में कितने क्रमित युग्म होंगे? यानी कि क्रमित युग्मों की संख्या ज्ञात करना। क्रमित युग्म की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? आइए जानते हैं। ठीक है, क्रमित युग्मों की संख्या उसी को बोलते हैं संबंधों की संख्या। क्रमित युग्मों की संख्या या संबंधों की संख्या। ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए अभी आपको थोड़ा सा मिटा लें,
कार्तीय गुणन में क्रमित युग्मों की संख्या। देखिए मान लीजिए कि ये कोई समुच्चय ए है, ये दूसरा कोई समुच्चय बी है। ये क्या है? समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है। मान लीजिए कि इसमें यम अवयव है और इसमें यन अवयव है। क्या है? इसमें यम अवयव है, इसमें यन अवयव है। ठीक है, तो क्या होगा कि क्रमित युग्मों की संख्या क्या होगी, या फिर संबंधों की संख्या। क्रमित युग्मों की संख्या, या इसी को बोलते हैं संबंधों की संख्या बराबर कितना होता है? तो ये होता है आपका 2 की पावर यम यन। ठीक है, 2 की पावर यम यन। यदि इसमें यन अवयव है और इसमें भी यन अवयव है तो क्रमित युग्मों की संख्या आपका हो जाएगा 2 की पावर इसके अवयव की संख्या इंटू इसके अवयव की संख्या। यन दोनों सेम है तो यन का स्क्वायर। ठीक है, तो ये दो बात आप याद रखिएगा, यानी कि कुल मिला जाएगा पहले पर ही दूसरा है। क्या करते हैं कि इसमें अवयवों की संख्या इंटू इसमें अवयवों की संख्या का गुणा करके 2 की हाथ लगा देते हैं, उतने ही क्रमित युग्मों की संख्या होगी। देखिए जैसे अभी हमने ए में लिया था 1 2 3, बी में लिया था एग्जाम्पल 8 12 20, यही ना लिया था। इसमें कितने अवयव हैं? 3। इसमें कितने अवयव हैं? 3 ना। तो कुल संबंधों की संख्या या क्रमित युग्मों की संख्या कितनी थी? क्रमित युग्म ऐसे 1, 8 था ना, यही क्रमित युग्म है ना, इसी को बोलते हैं संबंध। तो ऐसा कामा मतलब ऐसा कोष्ठक वाला कुल कितना था? कुल कितना था? काउंट नहीं रखिए, मिटा दिए ना। आप जरूर नोट किए होंगे या फिर वीडियो को पीछे करके गिन लीजिएगा या फिर नोट करे होंगे ना, किया ना नोट? जरूर नोट कीजिएगा। ठीक है, तो ये कितना था? देखिए एकदम एग्जैक्ट कितना था। अब संबंधों की संख्या क्रमित युग्मों की संख्या कितना होगा? 2 की पावर इसमें का गुणा इसमें का, इसमें क्या अवयव की संख्या थी? इसमें कितना? 3 यानी कि 2 की पावर 9। बात समझ में आई ना? तो 2 की पावर 9 होगा, यानी कि तो कुल संबंधों की संख्या 2 की पावर 9 होगा। क्या बात समझ में आया? बोलिए, आए ना? चलिए आगे चलते हैं। अगर आपसे पूछे इसमें पूछे अगर ये दे दिया कि इसमें क्रमित युग्म संबंधों की संख्या क्रमित युग्मों की संख्या कितना होगा? तो 2 की पावर यम यन, इसको मान लीजिए यम, इसको मान लीजिए यन। तो इसमें कितने अवयव है? 3। इसमें कितने अवयव है? 3। तो 2 की पावर यम यन करेंगे तो 3 3 9। अगर आपको दे दिया मान लीजिए कि इसमें 8 अवयव है और इसमें 2 अवयव है, संबंधों की कुल संख्या कितना होगा? तो कहेंगे 2 की पावर यम यन, यानी कि 8 गुणे 2 क्या हो जाएगा? 2 की पावर 16। क्या बात समझ में आया? क्या बात समझ में आया? चलिए, तो आई होप यहाँ तक आप समझ लिए होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, यानी कि एनडीए एयरफोर्स नेवी में, तो उसको देख लेते हैं। उसके बाद सीधा संबंध क्या होता है इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, ये देखिए अगर आपको मान लीजिए कि दे दिया ये ए क्रॉस ऐसे बी यूनियन सी ऐसे दे दिया और पूछा कि निम्न में से किसके बराबर होगा, तो देखिए सीधा क्या करते हैं, इसको अंदर गुणा कर देते हैं, यानी कि ए क्रॉस बी और यूनियन वैसे ही छोड़ते हैं और इसका इसके साथ कर देते हैं ए क्रॉस सी के साथ। ठीक है, अगर आपको ऐसा दे दिया ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, इसको बोलते हैं यूनियन, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। आप समुच्चय जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगर कहेंगे तो समुच्चय का वीडियो आपको बनाकर अपने चैनल पर डाल देंगे। ठीक है, चलिए तो इसका फिर से गुणा कर देते हैं अंदर, क्या होगा ए क्रॉस बी और बीच में कौन सा चिन्ह है? इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन और फिर इसके सी के साथ कर देते हैं ए क्रॉस सी। ठीक है, बात समझ में आई ना?
ऐसे अगर मान लीजिए कि ए दे दिया और इसके अंदर बी माइनस सी लिख दिए तो वही प्रक्रिया करते हैं, ए क्रॉस बी और माइनस बी क्रॉस सी। ठीक है, अगर प्लस दे दिया तो प्लस, माइनस दे दिया तो माइनस। क्या इतना बात आपको समझ में आया ना? चलिए, तो ये आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पर हम एक बात आपको बताना भूल गए हैं। देखिए ये अभी हम लोग ये क्वेश्चन देखिए ए क्रॉस बी, ये ए बराबर लिए थे 1 2 3 ना, और बी बराबर लिए थे 8 12 20 ये लिए थे ना। तो थोड़ा सा यहाँ पर एक बात हम मिस्टेक कर गए हैं, थोड़ा सा उसके लिए सॉरी। और ये भूल भी गए हैं। आपको ऐसे देखिए संबंधों की संख्या ज्ञात करना होगा। संबंधों की संख्या तो 2 की पावर mn करते हैं। अगर इसमें क्रमित युग्मों की कुल संख्या कितनी होगी? क्या क्रमित युग्मों की संख्या तो इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ ना, फिर इसका इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ, ऐसे करते हैं ना। तो इसमें कुल कितने अवयव है? 3। इसमें कुल कितने अवयव है? 3। तो इसका डायरेक्ट गुणा कर देते हैं क्रमित युग्मों की संख्या के लिए। क्या क्रमित युग्मों की संख्या के लिए डायरेक्ट गुणा कर देते हैं 3 क्रॉस 3, कितना हो जाएगा? 9। यानी कि इसमें कुल क्रमित युग्म कितने होंगे क्रॉस बी में? 9। ठीक है, बात समझ में आया ना? तो ऐसे ज्ञात कर लेते हैं। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होगी। तो चलिए जल्दी से फटाफट ये सब वीडियो को रोक कर आप नोट बनाते रहिएगा। हम चलते हैं आगे संबंध पर। ठीक है, हेडिंग लगा लीजिए संबंध। ठीक, संबंध हेडिंग लगा लीजिए। ठीक है, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि संबंधों की संख्या 2 की पावर mn होता है और क्रमित युग्मों की संख्या अगर पूछे क्रमित युग्मों की संख्या तो वो क्या होगा? कोष्टकों वाला क्या होगा? m इंटू n। कुल कितने होंगे? m इंटू n। ठीक है, चलिए तो आइए हेडिंग लगाइए संबंध। आगे अब चैप्टर स्टार्ट। सारा वो सब क्या था? पीछे का बेसिक था। आपको बेसिक से सीधे एडवांस लेवल तक ले चलेंगे, सारी बातें समझाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो संबंध क्या? संबंध रिलेशन ना, ऐसे भी लिख सकते हैं संबंध, या फिर इस पर ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, संबंध क्या होता है आइए जानते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर इधर ध्यान दीजिए। ये मान लीजिए कि कोई समुच्चय ए है, ये कोई समुच्चय बी है। ठीक है, संबंध का मतलब क्या होता है? आपके साथ भी कोई संबंध होगा। जैसे आपके घर में आपके पिता के साथ यानी कि पुत्र और पिता का संबंध, आपकी माता के साथ यानी कि आपका और आपकी माता का यानी कि माता और बेटे का साथ ना, आपका भाई और आपके साथ यानी कि भाई के बीच आपका संबंध, आपके बहन के साथ यानी कि बहन और भाई का संबंध ना। ऐसे तो जैसे आपके घर में संबंध है वैसे ही संख्याओं में जो संबंध हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, घर में आप जैसे संबंध कुछ रिलेट करते हैं। देखिए घर में आपको कैसे, आप अपने पिताजी को पिताजी नहीं कहेंगे, माताजी तो नहीं ना कहेंगे। वैसे ही संख्याओं के बीच कुछ एक रूल लगता है। आपको भी पिता और पुत्र के बीच कुछ रूल लगा ना। क्या ऐसे ही पिताजी को माताजी कह देंगे? नहीं ना। तो रूल है ना, पिताजी को हम पिताजी ही कहेंगे, माताजी नहीं कहेंगे। तो ये रूल है। क्या है? रूल है, नियम है। आपको नियम लगा दिया गया कि ये पिताजी हैं तो पिताजी हैं, माताजी नहीं है। ठीक है, माताजी आपका दूसरी है। ठीक है, माताजी आपकी माताजी दूसरी है ना, पिताजी माताजी थोड़ा ना है। ठीक है, तो वैसे ही संख्याओं के बीच भी एक रूल लगता है और उसी रूल को हम लोग संबंध बोलते हैं। कैसे रूल लगता है आइए समझते हैं। तो मान लीजिए कि इसमें 1 2 3 अवयव है, इसमें 4 5 6 अवयव है। एक का संबंध 4 से, मान लीजिए 2 का 5 से और 3 का 6 से है। अब देखिए एक में क्या किए कि 4 आया है, तो एक में हम लोग कहेंगे कि 3 जोड़े तो 4 आया। अच्छा 2 में क्या किए तो 5 आया, तो कहेंगे 3 जोड़े तो 5 आया। 3 में क्या करें तो 6 आया,
तो 3 जोड़े तो 6 आया। यानी कि ए में हम ए के सभी अवयव में 3 जोड़े तो बी का अवयव आया। यानी कि ए क्या किस रूल को फॉलो कर रहा है, ये संबंध हो रहा ना, इसके बीच मिलाप हो रहा, ना। कितने क्या करने से हो रहा, 3 जोड़ने से हो रहा। क्या बात समझ में आया? अगर हम इसको x माने और इसको y, तो कहेंगे कि y बराबर क्या होगा, x में 3 जोड़ने पर क्या, x में 3 जोड़ने पर हमको y प्राप्त हो रहा। x में इसको x माने इसको y, तो x में हम 3 जोड़े तो हमको y प्राप्त हुआ। इसी y को हम लोग बोलते हैं फंक्शन f(x) = x + 3। यानी कि इसी को हम लोग बोलते हैं f, यानी कि फंक्शन। ठीक है, समझ में आया? तो आगे चलकर फलन पढ़ेंगे और फलन और संबंध में क्या अंतर है वो आगे चलकर आपको बताएंगे। फिलहाल में आप संबंध को जानिए, ना कि फलन को। ठीक है, समझ में आई बात? तो देखिए, ये हम इसके बीच जुड़ाव करने के लिए, कनेक्ट होने के लिए ये रूल डिफाइन करना पड़ रहा है, ये रूल का उपयोग करना पड़ रहा है। यानी कि 1 से 4 तभी आएगा जब हम उसमें 3 जोड़ेंगे, 2 से 5 तभी आएगा जब उसमें हम 3 जोड़ेंगे, 3 से 6 तभी आएगा जब उसमें हम 3 जोड़ेंगे। क्या बात समझ में आया? तो कहते क्या है कि किन्हीं 2 समुच्चयों को आपस में कनेक्ट करने के लिए, यानी कि जोड़ने के लिए एक रूल डिफाइन किया जाता है। एक रूल डिफाइन का मतलब बनाया जाता है। उसी रूल को, उसी नियम को समुच्चय कहते हैं। जैसे आपके पिताजी को बुलाने के लिए, मतलब आपके पिताजी आप और आप पुत्र है ना, तो आपके पिताजी और आपके बीच एक रूल डिफाइन किया गया कि हाँ भैया ये पिता ही जी हैं, चाचा जी नहीं है ना। क्या बात समझ में आया? वैसे ही 1 से 4 बनाने के लिए 3 डिफाइन किया गया। ठीक है, तो क्या कहते हैं संबंध को कि किन्हीं 2 समुच्चय को जोड़ने के लिए, यानी कनेक्ट करने के लिए एक रूल यानी नियम बनाया जाता है। उसी नियम को हम लोग बोलते हैं संबंध। तो कोई जरूरी नहीं कि जोड़कर ही नियम बनाया जाए, कोई जरूरी नहीं कि घटाकर ही नियम बनाया जाए, वर्ग करके भी बनाया जा सकता है, गुणा करके, भाग करके, घन करके, गुणा भाग घन तीनों करके ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, बनाया जा सकता है। क्या आपको संबंध समझ में आया ना? चलिए, तो संबंध की परिभाषा क्या कहते हैं कि किन्हीं 2 सेट्स को कनेक्ट करने के लिए एक रूल डिफाइन किया जाता है, उसी रूल को संबंध कहते हैं। थोड़ा सा बीच बीच में एक आध वर्ड इंग्लिश है तो उसका हिंदी भी बोल दे रहे हैं। कि 2 समुच्चयों को जोड़ने के लिए एक रूल डिफाइन, मतलब कि एक नियम बनाया जाता है, उसी नियम को संबंध कहते हैं। बात समझ में है? चलिए, अब संबंध को लिखने का बहुत सारा तरीका है। देखिए, संबंध को हम लोग आर से लिखते हैं, आर से। इसको हम कैसे कैसे लिखते हैं, यानी कि ए किसके साथ संबंधित है, 4 के साथ, तो 1,4 लिखते हैं ऐसे। ठीक है, क्रमित युग्म की तरह। अभी बोले थे ना कि ए क्रॉस बी जो ज्ञात करते हैं, ए क्रॉस बी, ये आर होता है संबंध। ठीक है, ए क्रॉस बी ज्ञात करेंगे वही संबंध होता है। ठीक है, ए क्रॉस बी ज्ञात करें वही आपका संबंध होगा। देखिए कैसे कैसे होगा, ये आर के बराबर हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, इधर देखिए, यहां से आर के बराबर हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं। देखिए, 1 का 4 के साथ, यानी कि 1,4, 2 का 5 के साथ, यानी कि 2,5, 3 का 6 के साथ, यानी कि 3,6। ये हम लोग का संबंध निकल कर तैयार। 1 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ, ऐसे इसको लिख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, संबंध को आपको, देखिए आपके पिताजी जैसे हैं, उनको कई तरीके से कह सकते हैं कि आपके पिताजी हैं। जैसे एक तो डायरेक्ट कर सकते हैं कि आपके पिताजी हैं, या फिर ऐसे कर सकते हैं आपकी मम्मी की पति हैं ना, ऐसे कर सकते हैं। ऐसे भी कह सकते हैं आपके चाचा के भाई हैं, कह सकते हैं ना, आपके पिताजी को ही ना डिनोट कर रहे हैं, बोलिए। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि आपके दादाजी के लड़के हैं,
कह सकते हैं ना। वैसे ही संबंध को अलग अलग तरीके से मतलब कि बता सकते हैं कि ये ऐसे हो सकता है, या फिर ऐसे भी तो कह सकते हैं कि ऐसे भी कह सकते हैं कि देखिए ये x है, ये y है ना, x कामा y ऐसे लगाते हैं सच डेट ये तो रोस्टर विधि, ये समुच्चय निर्माण विधि। ऐसे ना अगर जो समुच्चय पढ़े होंगे उनको समझ में आ रहा होगा, जो नहीं पढ़े तो अगर कमेंट करते हैं कि समुच्चय का वीडियो लेकर आइए तो हम समुच्चय का एक वीडियो लेकर आएंगे और सारा समुच्चय उसको समझ में आ जाएगा। ठीक है, वो 11 का टॉपिक है तो यहाँ पर 11 का टॉपिक नहीं बता रहे हैं। आप अगर पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े तो अगर कमेंट करेंगे तो हम वीडियो ला सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि x और y सच दैट, इसको बोलते हैं दो वो ऐसे बिंदु तो सच दैट यानी कि ऐसा है कि y बराबर x प्लस 3, y बराबर x प्लस 3। ठीक है, जहां x कामा y बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि x और y किससे बिलोंग कर, नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक ना। ठीक है, अनंत तक, तो इसमें 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 ऐसे हो रहा ना। ठीक है, अब देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x y से इस प्रकार संबंधित है, x रिलेटेड बाई y ना, x रिलेटेड बाई y, इसको ऐसे बोलते हैं x y से संबंधित है, इसको बोलते हैं। अब इस तरह लिखते हैं तो ऐसे सच दैट लगाते हैं इस प्रकार कि y जो है x से 3 अधिक है और x कामा y नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर x रिलेशन, x का संबंध y के साथ इस प्रकार है, इसको बोलते हैं इतने को, x का रिलेशन यानी कि संबंध y से इस प्रकार है कि y x से 3 अधिक है, 3 अधिक है। तो ऐसे हम संबंध को लिख सकते हैं, ऐसे भी आपको दे सकता है, ऐसे भी आपको दे सकता है, ऐसे भी आपको दे सकता है और ऐसे भी आपको दे सकता है। तो अलग अलग मान्यताएं हैं। जैसे आपको पिता को, आपके पिताजी को बताना होगा तो कहेंगे कि आपके डायरेक्ट कहेंगे कि आपके पिताजी हैं, या फिर कहेंगे कि आपके मम्मी के पतिजी हैं, या फिर आपके कहेंगे कि चाचा के भाई हैं, या फिर कहेंगे कि आपके दादा के पुत्र हैं। तो आपके पिताजी को ही डिफाइन कर रहे हैं, वैसे इस संबंध को अलग अलग तरीके से ऐसे ऐसे लिखा जा सकता है। क्या बात समझ में आया? संबंध समझ में आया ना आपको? बोलिए, आई होप आपको संबंध समझ में आया होगा। ठीक है ना, संबंध समझ में आ गया ना। चलिए, तो संबंध आपको ये समझ में आ गया। अब एक बात बता दें आपको कि अगर ये कोई मान लीजिए कि दे दिया कि किन्हीं दो सेट्स, मतलब कि ऐसे दे दिया कि दो समुच्चयों का संबंध दे दिया ना, माना यदि ऐसे दे दिया, यदि ए और बी ऐसे देगा, यदि समुच्चय ए और बी का संबंध और ये वाला दे दिया आर बराबर ये, तो समुच्चय ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। क्या समुच्चय ए और बी का मान ज्ञात करने के लिए पूछ दिया ना। ये दे दिया कि किसी समुच्चय ए और बी में, कहा कि किसी समुच्चय ए और बी में ये संबंध दे दिया ऐसे। ठीक है, देखिए अगर दे दिया आपको यहाँ पर देखिए 5 कामा क्या है 6, कहा कि यदि समुच्चय ए और बी के मध्य संबंध आर बराबर ये है तो ए बराबर ज्ञात कीजिए और बी बराबर ज्ञात कीजिए। समुच्चय ए का मान और बी का मान ज्ञात कीजिए। तो ए का मान ध्यान रखिएगा कि देखिए ये है हमारा पहले ए और बी के मध्य संबंध का है ना, तो क्या होगा इसका मतलब यह है ए क्रॉस बी होगा। इसका मतलब क्या है ए क्रॉस बी होगा, यानी कि आगे वाला जो होगा ए का मान होगा तो आगे वाला यहाँ पर देखिए 1 2 5 1 2 5 ये ए का हो जाएगा
और पीछे वाला जो होगा बी का होगा 4 5 6, 4 5 और 6, ये बी का मान हो जाएगा। अगर यहाँ पर बदल दिया कि बी और ए के मध्य संबंध इस प्रकार है, ये दे दिया और कहा कि ए और बी का मान ज्ञात कीजिए, तो क्या हो जाएगा, बी और ए का ना, इसका मतलब क्या है, बी क्रॉस ए है, तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, बी का, ये क्या आ जाएगा, ए का। क्या यहाँ तक बात समझ में आई है? आई है ना, आ गई ना? अगर कहीं भी तो आपको अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो प्लीज़ आप वीडियो को पीछे कर लीजिएगा, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। हम हुबहू पहले की तरह बताना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। हाँ तो चलिए, ये आपको समझ में आ गया ना, चलिए ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना है, संबंध ही समझते हैं, और अगले वीडियो में कुछ संबंध ज्ञात करने का मतलब कि संबंध के प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। इस वीडियो में बस संबंध पढ़ें, ठीक है, संबंध कैसे कैसे होता है ये पढ़ें, क्रमित युग में पढ़ें, ठीक है, और संबंधों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र भी पढ़ें, 2 की पावर m संबंधों की संख्या, ठीक है। और तो अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संबंध के प्रकार, संबंध के कुल कितने प्रकार होते हैं सारा पढ़ लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे और आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे एनसीईआरटी का, ठीक है। समझ में आई बात? चलिए, बाकी एक बात है कि आपको जितना भी कॉन्सेप्ट कराएंगे सारा का सारा ट्रिक के साथ कॉन्सेप्ट भी करेंगे और क्वेश्चन भी लगाएंगे, ठीक है। समझ में आई बात? चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी तो आपके अंदर घबराहट उत्पन्न होने लगेगा और हम नहीं चाहते हैं कि आप बोर हों, ठीक है। तो बिल्कुल इत्मीनान से पढ़ाई करते रहिए और कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप हमारे साथ रेगुलर जुड़े रहिए। कुछ दिनों से थोड़ी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, बट अब रेगुलर वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। हाँ, उसके टेंशन मत लीजिए, वो हमारा काम है सिलेबस ख़त्म करना। बस आप क्या कीजिए कि एक अपने दिमाग में बात डाल लीजिए कि आपको मैथ सीखना है तो सीखना है, हम सारा क्वेश्चन लगा लेंगे अपने से। तो अगर ये चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए और कोई टेंशन की बात अपने माइंड में मत रखिएगा कि सिलेबस ख़त्म होगा कि नहीं, नहीं ख़त्म होगा, हम ख़त्म करके आपको सिलेबस देंगे, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होगी। चलिए ठीक है, अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बाकी अगली वीडियो जब भी देखिएगा उससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देखकर अगली वीडियो में आइएगा, क्योंकि हम ये सोचकर पढ़ाते हैं कि आप अगली वीडियो देखकर आए हैं, ठीक है। तो अगर आप अगली वीडियो नहीं देखे रहेंगे तो आपको इससे अगली वाली वीडियो समझ में नहीं आएगी, ठीक है। चलिए तब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, ओके। चलिए।